हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर से हमारा 10 to 15 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारे एग्ज़ाम्स में। इस चैप्टर हमारा है सीमेंट चैप्टर। ये चौथे सेमेस्टर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी इस पर पूरा एक अलग से सब्जेक्ट बना हुआ है। तो शुरू करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से, जो है हमारा चैप्टर सीमेंट। तो सीमेंट अगर आप देखें तो आपके आसपास कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जो या फिर रेत और पानी से बना हुआ है, तो उसमें एक कॉमन इंग्रेडिएंट सीमेंट ज़रूर होगा। सीमेंट एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है ना, जो हर किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। चाहे वो आपका आरसीसी में हो गया, जैसे आपने सरिया डाल दी पिलर वगैरह में, तो वहाँ भी आपका सीमेंट डलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। Cement is a product obtained by burning a very high temperature and crushing powder either stone having 20 to 40% clay and remaining carbonate of lime। तो सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है ना हमारा, जो हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम पत्थरों को जलाते हैं ना, या फिर उन्हें बर्न करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं, तो तब जाके हमें सीमेंट, ये लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा सीमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही था कि सीमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड क्रशिंग पाउडर आइदर स्टोन हैविंग क्ले एंड रिमेनिंग कार्बोनेट ऑफ लाइम। जब हम क्ले और लाइम को ना एक साथ क्रशिंग और उसकी बर्निंग, मतलब उनको बहुत ही प्रेशर से उन्हें तोड़ते हैं और उन्हें जलाते हैं ना, तब जाके जो हमें एंड में प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा सीमेंट कहलाता है। यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है द सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडिन इन इंग्लैंड इन द ईयर 1824। इंडिया में फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री लगी थी ना, वो लगी थी तमिलनाडु 1904 में। अब हम आगे सीमेंट का इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं कि सीमेंट हमारा किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो पहले से इंग्लिश में समझते हैं। द सीमेंट इज़ वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। फॉलोइंग आर द वेरियस पॉसिबल यूजेस ऑफ सीमेंट। जैसा कि मैंने अपने आपसे कहा था, सीमेंट हमारा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हर जगह इस्तेमाल होता है। आपका सीमेंट जो हो गया, वो आपका हर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर रेत से बना है, रेत, पानी और जबकि पत्थरों से बना है, उसमें आपका सीमेंट इस्तेमाल होता है। क्योंकि सीमेंट जो है आपका एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि आपके बजरी, बालू जिसे आप कहते हैं, रेत हो गया, पत्थर हो गया, जो छोटे छोटे टुकड़ों होते हैं पत्थर के, उनको जो एक साथ बांधने का काम करता है ना, वो सीमेंट ही करता है। तो सीमेंट को हम एक बाइंडिंग मटेरियल के तरह यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर मैशनरी वर्क, प्लास्टर्स एट्सेट्रा। दूसरा आता है सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर लेइंग डीपीसी, रूफ्स, कंस्ट्रक्शन पिलर्स, बीम एंड स्टेट एट्सेट्रा। डीपीसी आपकी एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो पानी का विरोध करती है। मतलब ये किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर वो पानी की एंटरिंग करने की प्रॉपर्टी को रोकता है। मतलब वो उसको एंटर नहीं होने देता है किसी भी कंक्रीट या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में जो हमारा सीमेंट से बना हुआ है। ये हमारा पिलर्स में भी इस्तेमाल होता है। जब अपने बीम, जिन्हें आप बीम कहते हैं ना, वो वहाँ भी हमारा इस्तेमाल होता है। सीढ़ियों पे इस्तेमाल होता है और छतों में वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वेल, वाटर टैंक्स एट्सेट्रा। मतलब आपका कंक्रीट नहीं, सीमेंट जो आपका है ना, वो हर जगह आपका इस्तेमाल होगा। अभी जहाँ आप बैठे हैं ना, मोस्ट पॉसिबल चांसेस यही है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं वो भी आपका सीमेंट से ही बना हुआ होगा। जो आपकी दीवार, छत और आपका फर्श होगा ना, वो दीवार, फर्श जो भी आपका बना हुआ है ना, वो सब उसमें सीमेंट कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स ये है। वैसे इनको मैं आप पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हुआ था पोर्टलैंड में, इन्वेंट हुआ था ना। यहाँ तो मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसे हम ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये आविष्कार पोर्टलैंड में होता है। नॉर्मल जो सीमेंट होता है वो हमारा ओपीसी होता है। तो जो हमारा ओपीसी होता है उसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते ही होते हैं। एक हमारा कैलकेरियस और एक होता है हमारा आर्जिलिशियस। तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। हमारा जो कैलकेरियस मटेरियल है, अब कैलकेरियस मटेरियल है तो नाम से ही मतलब समझ आ रहा है कि इसमें कैल्शियम ज़रूर होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द मटेरियल्स विच कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब जो आपका मेन मेजर कंपाउंड होगा ना इसमें, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, वही हमारा कैलकेरियस कंपाउंड में सबसे मेन
जो हमारा सब्सटेंस होगा, जो हम यूज़ करेंगे मटेरियल, वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम होगा। एग्जांपल में यहाँ पे मैंने दे रखा है लाइमस्टोन एंड चॉक। अब दो अब जो दूसरा आपका आता है वो है आपका आर्जिलेशियस मटेरियल। द मटेरियल विच कंटेन एल्यूमिना एज देयर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड आर्जिलेशियस मटेरियल। तो जो आपका आर्जिलेशियस कंपाउंड है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एल्यूमिना, मतलब उसका जो मेन कंपाउंड होगा ना वो एल्यूमिना ही होगा। उसके अंदर बाकी छोटे छोटे कंपाउंड हो सकते हैं, बट उसमें जो मेन कंपाउंड रहेगा वो एल्यूमिना ही रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं शेल, लेटराइट एक्सेट्रा। मतलब आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैल्केरियस कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, आर्जिलिशियस कंपाउंड किसे कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। अब यहाँ से आपका जो मेन मेन तो खैर आपका सारा ही है, बट यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से ध्यान से देखिए। और मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसे वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉपी और पेन लेके इन सब चीज़ों को नोट करना है जो मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ। चाहे मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन आपको इसे कॉपी पेन से खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं ना, खुद के नोट्स खुद ही को समझ में आते हैं बेटर तरीके से, किसी और के नोट्स नहीं आते हैं समझ। तो आपको जो जो समझ आ रहा है उसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रॉ मटेरियल्स और केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपीसी। हमारा जो ओपीसी है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपने कहा इंग्रेडिएंट्स, जो हमारा पहला आता है वो लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा 60 to 67% के बीच होता है। अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको कि 60 से 67 के बीच ये हमारा अप्रॉक्स रहेगा। जो दूसरा आता है वह हमारा हो गया सिलिका। सिलिका जो हमारा है वो हमारा अप्रॉक्स जो होगा 17 से 25% के बीच में रहेगा किसी सीमेंट के अंदर। जो हमारा तीसरा आता है वो है एल्यूमिना। यहाँ पे 3 से 8% रहेगा। आयरन ऑक्साइड हमारा रहेगा 3 से 4%। हमारा जो कैल्शियम सल्फेट रहेगा वो रहेगा हमारा अगेन 3 से 4%। जो हमारा मैग्नीशिया है वो हमारा 0.1 से 3%। और जो हमारा सल्फ़र है वो 1 से 3% के बीच रहेगा। और एल्केलीज जो होगा हमारा 0.2 से 1%। ये अप्रॉक्स प्रोपोर्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप याद करने की ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि ये आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जो चौथा सेमेस्टर है वहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको ये सब चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। एंड सीमेंट जो चैप्टर है ना, मैं आपको पूरा मैं आपको बता दूँ डिटेल में कि जो हमारा सीमेंट चैप्टर है आगे जाके कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो हमारे 7-8 चैप्टर है ना, वो इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करती है। अगर आपने सीमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, कि चौथे सेमेस्टर में आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ सीमेंट इंग्रेडिएंट। तो आप देख सकते हैं कि किस इंग्रेडिएंट के क्या क्या फंक्शंस है वो आपको लिखे हुए हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा था 2018 या 19 के पेपर में। यहाँ पे देखते हैं लाइम इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। इट मेक्स द सीमेंट साउंड एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सीमेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। जैसा कि मैंने अपने आपसे कहा, जब ये हमारा 60 to 67% है तो हमारा मेजर इंग्रेडिएंट खुद ही लाइम ही है हमारा। इट मेक्स द सीमेंट साउंड यहाँ पे जो मतलब लिखा हुआ है इसका मतलब आवाज़ से नहीं है। जब आपका सीमेंट जो होता है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद जब वो हार्ड होता है ना, तो उसके अंदर कोई क्रैक्स डेवलप ना हो, इसे ही हम साउंड कहते हैं। साउंड का मतलब सिंपल यही है कि लाइम जो हमारा है वो सीमेंट में दरार नहीं पड़ने देता, उसको फैलने नहीं देता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, गर्मी या सर्दी के कारण हमारे सीमेंट में दरार पड़ जाती है। मतलब सीमेंट तो नहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें दरार पड़ जाती है। तो लाइम का इस्तेमाल इतना ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे सीमेंट को अनसाउंड करता है, और ये हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। जो हमारी ताकत होती है वो लाइम ही प्रोवाइड करता है। अगर लाइम हमारा एक्सेस में होगा तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। मतलब अगर ये ज़्यादा हो गया लाइम की क्वांटिटी, तो इससे हमारे सीमेंट जो होगा वो फैल जाएगा। सेट होने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ना वो फैल जाएगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें दरार पड़ेगी और वो हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी एंड कॉज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब यही है कि इंटीग्रेट मतलब एक साथ जुड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग होना। एक्सपेंड का भी सेम वही मतलब है कि फैल जाएगा। जो हमारा दूसरा कंपाउंड आता है सिलिका। सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जो हमारा सिलिका है ना, एक हमारी प्रोसेस होती है, मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोसेस होती है, वहाँ पे हमारे जो कंपाउंड बनते हैं ना वो डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं, जो कि हमारे सिलिका की वजह से जो फॉर्मेशन, सिलिका की वजह से ही उनका फॉर्मेशन होता है। अगर हमारा सिलिका प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा, अगर हमारा सिलिका प्रेजेंट है तो वो तो स्ट्रेंथ जो सीमेंट की होगी उसे बढ़ाएगा, बट उसके सेटिंग टाइम को और ज़्यादा, मतलब उसके सेटिंग टाइम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जनरली मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ,
मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो हमारा सीमेंट होता है उसे सेट होने में कम से कम उसका इनिशियल सेटिंग टाइम की मतलब वो कितनी जल्दी सेट हो सकता है, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है जिसके बाद मतलब हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका मैक्सिमम रहता है 10 आवर्स। आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी के लिए बता रहा हूँ मैं, हर सीमेंट के लिए कुछ केसेस में सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, बट मैं आपको जनरली सीमेंट यानी ओपीसी का बता रहा हूँ। तो जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल मतलब जो शुरुआती सेटिंग टाइम है कि यहाँ से वो सेट हो जाएगा, जो हमारा इनिशियल है वो इनिशियली मतलब पूरा जो हमारा स्लरी मिक्सचर जो हमारा होता है ना, जो हमारा एक घोल जैसा मिक्सचर होता है सीमेंट का, वो जब सेट होता है तो वो मिनिमम उसको 30 मिनट चाहिए होता है। और जो हमारा फाइनल जो हमारा सेट हो जाता है पूरा सीमेंट, उसको सेट होने में 10 घंटे लगते हैं, 10 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे, वो है हमारा एलुमिना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एलुमिना प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग क्वालिटी टू द सीमेंट। जो हमारा एलुमिना है ना वो हमारी हेल्प करता है कि सीमेंट को जल्दी से जल्दी सेट करने में। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट। अगर हमारा ये सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा ना एलुमिना, तो ये हमारे सीमेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। जो हमारा चौथा आता है वो है हमारा कैल्शियम सल्फेट। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट जो हमारा होता है ना वो जिप्सम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे सीमेंट के अंदर। इसका जो मेन काम होता है, इसका इट्स फंक्शन इज़ टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि कई बार गर्मियों के टाइम आपको जो सीमेंट मिक्सचर होता है ना उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का है, लेकिन वो 30 मिनट से पहले ही सेट हो जाता है। तो जो हमारा जिप्सम है वो इसीलिए सीमेंट में मिक्स किया जाता है। जिप्सम के फॉर्म में जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है ना वो इसीलिए मिक्स किया जाता है ताकि जो आपको उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है ना वो 30 मिनट ही रहे, वो उससे कम ना हो जाए। क्योंकि अगर हम उससे कम हो जाएगा तो आपका सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब आप सीमेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं दूर अगर आपका काम चल रहा है और अगर आप सीमेंट का जो मिक्सचर है उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका सीमेंट पहले ही सेट हो जाए, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम कैल्शियम सल्फेट को डालते हैं ताकि वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा दे। पांचवा जो हमारा आता है वो आता है हमारा आयरन ऑक्साइड। इट प्रोवाइड्स कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ विद सीमेंट। को इनका थोड़ा थोड़ा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि कौन सा जो इंग्रेडिएंट है वो किस काम आता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला आपका आता है मैग्नीशिया। अगर ये छोटी क्वांटिटी के अंदर होगा तो ये आपका कलर प्रोवाइड करेगा और हार्डनेस टू द सीमेंट, मतलब आपकी कठोरता प्रोवाइड करेगा आपके सीमेंट को, कलर और कठोरता। जो हमारा सातवां आता है वो है हमारा सल्फर। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इज़ यूज़फुल इन मेकिंग सीमेंट साउंड। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें सल्फर को छोटी सी मात्रा में इस्तेमाल करना है ताकि वो हमारे सीमेंट को फैलने से रोके। मुझे मतलब जो हमारा सीमेंट है वो साउंड रहे, उसमें कोई भी तरह का डिसइंटीग्रेट यानी अलग ना हो उसके पार्टिकल्स, या तो उसमें कोई क्रैक ना आए। अगर यह बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा तो इसका अपोजिट ही होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस इट कॉजेज सीमेंट टू बिकम अनसाउंड। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा हमारा सल्फ़र, तो ये हमारे सीमेंट में दरार डाल देगा। दरार डालने से मेरा मतलब है अनसाउंड कर देगा, उसके अंदर क्रैक आएगी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हमारा जो लास्ट आता है वो हमारा एल्केलीज हो गया। अगर ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस में होगा तो ये हमारा इफ्लोरेसेंस कॉज करेगा। इफ्लोरेसेंस से मेरा मतलब है इसकी ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ेगा। आपको इतना ज़्यादा इस टर्म पे देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको यहाँ पे लिखना है कि इन एक्सेस विल अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये आपकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब आपका जो नया टॉपिक आता है वो है हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट। हमारे सीमेंट के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है सीमेंट के अंदर तो कहीं ना कहीं वो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ में असर करेगा, या तो वो हमारी सेटिंग टाइप में असर करेगा, या फिर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एल्कली ऑक्साइड्स। इसमें आपका आता है K2O एंड Na2O। एंड जो आपका सेकंड आता है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपका आता है MgO। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बढ़ें तो वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हमारा जो OPC है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बहुत ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है। आपका SSC JEE ले लो, आपका RRB JEE ले लो, या तो आपका स्टेट JEE उत्तराखंड जो JEE का एग्ज़ाम होता है, या फिर पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और मैंने आपको पहले भी कहा है कि पेन पेपर लेके आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहिए। फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ अडॉप्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इन सबको अडॉप्ट किया जाता है इन सारे प्रोसेस को, ताकि जो हमारा सीमेंट है उसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। तो जो हमारा पहला आता है इसमें वो आता है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब जो हमारे शुरुआती इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आगे जाके हमें इस्तेमाल करना है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसका हम पहले इकट्ठा करेंगे सारा कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो हमारे कैलकेरियस एंड आर्जिलिशियस, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आर क्वेरिड फ्रॉम द नियरेस्ट क्वेरी। क्वेरी भी मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बता रखा है कि क्वेरी क्या होता है। क्वेरिड मतलब कि उनको निकालना या फिर उनको लाना, उनको किसी एक जगह से निकालना हो गया। दीज मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड एट द फैक्ट्री साइट बाय मीन्स ऑफ एनी सुटेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन दैट एरिया। अब जो हमारी फैक्ट्री होगी ना, वहाँ पे हमें इन सारे रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है। मैं आपको सिंपल में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इन इन सब चीज़ों को एक बार नोट करना है अपनी कॉपी में और इन्हें रिवाइज़ करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे लोड ना पड़े। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले आपको सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना है अपनी साइट पे, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना है और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाना है। और उसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपका ट्रक वगैरह हो गया, व्हीकल्स हो गए, जिनका इस्तेमाल करके आप उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा आता है वो है हमारा मिक्सिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स। हम द रॉ मटीरियल सच एज लाइम स्टोन चॉक एंड शेल क्ले मे बी मिक्सड आइदर इन ड्राई कंडीशन और इन वेट कंडीशन। हमारी जो मिक्सिंग होती है ना, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनकी जो मिक्सिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो वो उसकी जो कंडीशन रहेगी वो वेट कंडीशन रहेगी, या फिर ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन मतलब वहाँ पे किसी भी तरह के लिक्विड यानी वाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। और जो हमारा वेट कंडीशन है उसमें हमारा पानी का इस्तेमाल होगा, ताकि उसका एक स्लरी पेस्ट बन जाए। स्लरी पेस्ट मतलब एक घोल जैसा बन जाए, जिसका हम आगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसीजर फॉलो कर सकें। जिस द प्रोसेस इज अकॉर्डिंगली नोन एज ड्राई प्रोसेस और द वेट प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर दो तरीके की मिक्सिंग होगी हमारी, एक तो हमारी ड्राई होगी, एक हमारी वेट मिक्सिंग होगी। तो हम ड्राई प्रोसेस में देखें तो ये आपका एक ना एक प्रोसेस हमारा पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2024, 23, 22 में तो नहीं, बट 25 में भी रिपीट हो गई ये क्वेश्चन। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ड्राई प्रोसेस के बारे में ये पेपर में आ सकता है। तो हमारा जो ड्राई प्रोसेस होता है, दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज़ अडॉप्टेड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर हार्ड। जो हमारे ड्राई प्रोसेस का मेथड है, इसे हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड एनर्जी एफिशिएंट। ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में वो हमारा ड्राई प्रोसेस ही होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है, हमारा एनवायरनमेंट में इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, और ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझाया है। पेपर में आपको या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो आपको पूरी ये प्रोसेस याद रखनी है। मैं आपको इसको बार बार ये नहीं बताऊँगा कि ये क्या है फिर क्या होगा, आपको इसे एक बार देख लेना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रोसीजर पे। तो हमारा प्रोसीजर में मैंने सारा आपको लिख दिया है। मैं आपको एक बार पढ़ के सबको इसको समझा देता हूँ। व्हेन मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन इन ड्राई कंडीशन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ड्राई प्रोसेस। पहले ही मैंने आपको समझा दिया कि जो अगर हमारी मिक्सिंग हो रही है रॉ मटेरियल की, वो ड्राई कंडीशन में हो रही है, वहाँ किसी भी तरीके के पानी यानी लिक्विड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसे हम ड्राई प्रोसेस कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द रॉ मटेरियल आर फर्स्ट क्रश टू 25 mm साइज विद हेल्प ऑफ क्रशर। जो हमारा क्रशर होगा ना, जिससे हम चीज़ों को क्रश करते हैं, वहाँ हम अपने रॉ मटेरियल्स को पहले तो डालेंगे, फिर उसे जो हमारे जो रॉ मटेरियल का साइज़ होना चाहिए ना, वो 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 mm का जो साइज़ के जो हमारे पार्टिकल्स होंगे ना, रॉ मटेरियल्स, उनको हम क्रशर की हेल्प से पहले क्रश करेंगे। फिर वहाँ हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होगी वो होगी ड्राई एयर इज़ पास्ड ओवर द क्रस्ट मटेरियल्स। जो हमारे जो पत्थर हैं, या फिर जो हमारे कह लो आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल है, वहाँ हम ड्राई हवा मतलब ड्राई एयर मतलब सूखी हवा को हम उनसे पास करवाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ईच ड्राई मटेरियल इज़ देन पल्वराइज्ड फॉर कोर्स ग्राइंडिंग विद हेल्प ऑफ बॉल मिल्स एंड फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल्स। अब जो हमारा क्रस्ट मटेरियल्स को हमने ड्राई एयर पास करवा दिया है,
उसके बाद जो हमारा रहेगा, ईच ड्राई मटेरियल इज़ देन पल्वराइज्ड क्रस्ट फॉर कोर्स ग्राइंडिंग विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स। इसके बाद जो हमारा पहले तो हमारा हमने सिर्फ उनको क्रस्ट किया था, अब जो हमारी ग्राइंडिंग होगी ना, उनके लिए हम उनको दोबारा क्रश करेंगे, ताकि जो हमारी आगे ग्राइंडिंग होगी बॉल बॉल मिल में, वहाँ हमें कोई दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद हमारी एक तो हमारी कोर्स होगी जिसमें हम बड़े बड़े जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे उनको हम ग्राइंड कर देंगे, और उसके बाद हमारी जो होगी फाइन ग्राइंडिंग होगी वो होगी हमारे ट्यूब मिल्स में। जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है, दीज पाउडर रॉ मटेरियल्स आर स्टोर्ड सेपरेटली, दे आर मिक्सड फर्दर फॉर डिजायर्ड प्रपोर्शन। इनको हम, जो हमारा पाउडर फॉर्म होगा ना, ग्राइंडिंग के बाद क्या होता है, हमें पाउडर मिलता है हमें, तो जो हमारा पाउडर होगा ना, उनको हम स्टोर कर लेंगे अलग से। जो हमारा कैलकेरियस होगा उसे हम अलग स्टोर करेंगे, जो हमारा आर्जिलिशियस होगा उनको हम अलग स्टोर करेंगे। उसके बाद उनको हम आगे जाके उन्हें हम मिक्स करेंगे, हमें जितना प्रपोर्शन चाहिए होगा, हमें जितने भाग में हमें उनका मिलाना होगा ना, कि हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी उतना हम उनको बाद में मिला देंगे, जितना हमें सीमेंट के अंदर उनकी क्वांटिटी चाहिए होगी। द मिक्सचर ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट इज़ देन स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक। जो हमारा जो पाउडर हमें फॉर्म हुए थे उनको हम उनका मिक्सचर कर लेंगे, पहले हम उनका मिक्सचर करेंगे सही प्रपोर्शन में, उसके बाद हम उनको स्टोरेज टैंक में स्टोर कर देंगे। छठवां पॉइंट हमारा आता है कि फ्रॉम स्टोरेज टैंक द रॉ मटेरियल इज पास टू रोटेटरी किल्न फॉर बर्निंग। उसके बाद आपने देखा होगा जो हमारा सीमेंट है, फाइन ग्राइंडिंग के बाद कुछ पार्टिकल्स अगर वहाँ बचे होंगे तो उन सब हम जितने भी हमारा जो पाउडर होगा ना उसको हम रोटेटरी किल्न में डालेंगे। किल्न मैंने आपको पहले बता रखा है कि किल्न का अर्थ होता है भट्टी। उसे हम ऐसे ही घूमने वाली एक रोटेटरी किल्न होती है, उसके अंदर हम उसे डालेंगे बर्निंग के लिए। आफ्टर दैट स्मॉल हार्ड स्टोन्स नोन एज क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद बहुत बहुत बारीक मटेरियल होते हैं ना, क्लिंकर्स जिन्हें कहते हैं। क्लिंकर्स जो हमारे फॉर्म होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, तो उन्हें कूल करने के लिए हम उन्हें स्मॉल रोटेटिंग सिलेंडर में डालेंगे, जिसे हम क्लिंकर कूलर कहते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने उन्हें मिक्स किया है, उसके बाद हम उन्हें डालेंगे बर्निंग के लिए, मतलब उन्हें जलाने के लिए हम रोटेटरी किल्न में डालेंगे उसे, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ना बची रहे। आफ्टर दैट स्मॉल हार्ड हार्ड स्टोन्स, जो हमारे लास्ट में जो हमारे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं ना, बहुत हार्ड पत्थर होते हैं, उन्हें हम क्लिंकर्स कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपको पता है कि जो किल्न में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उन्हें कूल करने के लिए हम उन्हें एक ऐसे सिलेंडर में डालते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल रोटेटिंग सिलेंडर, जिसे हम क्लिंकर कूलर कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द क्लिंकर एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटेटरी किल्न ग्राइंडिंग विद जिप्सम अबाउट 3 to 4%। अब जो हमारे क्लिंकर हमें फॉर्म हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे पत्थर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो हमारे स्मॉल हार्ड स्टोन से जो हमारे क्लिंकर है वो हमारे फॉर्म हो चुके हैं। तो अब हमें उन्हें दोबारा ग्राइंडिंग करनी है, किसके साथ, जिप्सम के साथ। जिप्सम के साथ हम क्यों करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है। जिप्सम हमारे जो इनिशियल सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल कंडीशन में रखता है जिप्सम हमारा, और ये हमारा होता है 3 से 4%। अब हमारा जो आता है, हमारा नेक्स्ट आता है वेट प्रोसेस। इसको आप एक बार इसका फ्लो डायग्राम देख लीजिए कि इसका फ्लो डायग्राम कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से। जब हमारा जो मिक्सिंग होती है ना रॉ मटेरियल की, वो वेट कंडीशन में होती है, तो उसे हम वेट प्रोसेस कहते हैं। फॉर मैनी ईयर्स द वेट प्रोसेस रिमेन पॉपुलर बिकॉज ऑफ मोर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ इन मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो हमारा कैलकेरियस मटेरियल है ना, सच एस लाइमस्टोन, उनको हम क्रस्ट करते हैं और उन्हें हम बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में, जिन्हें हम सिलोस कहते हैं, वहाँ हम स्टोर कर देते हैं। आप साथ साथ में डायग्राम को भी समझिए, यहाँ से जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है ना मैंने, इसको भी आप साथ साथ में देखिए, और मैं जब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसको आप डायग्राम की हेल्प से समझिए। Argillaceous material such as clay is thoroughly mixed with water in a thick steel cylindrical container termed as wash mill। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका कैलकेरियस मटेरियल है उनकी तो क्रशिंग होगी, और जो आपका आर्जिलेसियस मटेरियल है उसकी आप वॉशिंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पेपर में इन सब पॉइंट्स को याद रखने में दिक्कत होगी ना, तो आप इनकी इस फ्लो डायग्राम की हेल्प से आप पूरी वेट प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। पर ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इनको याद रख लीजिए। इन केस अगर आपको नहीं याद रहता है, तब आप फ्लो डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हैं पेपर में, या फिर पेपर में फ्लो डायग्राम की हेल्प से आप आंसर दे सकते हैं। द टू इंग्रेडिएंट्स केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स आर अलाउड टू मिक्स इन द डिजायर्ड प्रपोर्शन इन अ चैनल। तो जो हमने इनको स्टोर करा हुआ है ना, अब हमें इनको चैनल के अंदर भेजना है डिजायर्ड प्रपोर्शन, मतलब जो हमें जो हमारा अनुपात है ना, जो हमारा प्रपोर्शन रहेगा, वो एक डिजायर्ड प्रपोर्शन होना चाहिए कि उसमें क्वांटिटी किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी कंपाउंड की ना ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। Channels take wet mixture into grinding mill which is carried in a ball mill और ट्यूब मिल। जो आपका चैनल है ना,
अब ये वेट कंडीशन में हो रही है सारे प्रोसेस, तो इसमें हमारा जो चैनल्स के अंदर वेट मिक्सचर जाएगा हमारा, वो हमारा कैरेट वो हमारा जो आगे जाएगा वो हमारा बॉल मिल और ट्यूब मिल में जाएगा। थ्रो ग्राइंडिंग मिल अ थिन पेस्ट फॉर्म कॉल्ड स्लरी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जब यहाँ से चैनल के ज़रिए हमारा ग्राइंडिंग मिल में जाएगा, तो वहाँ पे हमारा एक स्लरी मतलब घोल जैसा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द स्लरी इज़ टेकन टू करेक्टिंग बेसन टू एग्जामिन इट्स केमिकल कंपोजिशन। अब जो हमारा स्लरी करेक्टिंग बेसन है ना, इसमें हम यहाँ एग्जामिन करेंगे जो हमने इसमें कंपाउंड्स डाले हैं वो सही उनका केमिकल कंपोजिशन है या नहीं। द करेक्टेड मिक्सचर इज़ देन स्टोर्ड इन अ स्टोरेज टैंक। अब इनके बाद हम इनको स्टोरेज टैंक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टोरेज टैंक पर स्लरी, जो हमारा घोल तैयार हुआ है उसके लिए हम एक स्टोरेज टैंक में उन्हें डालेंगे। फ्रॉम स्टोरेज टैंक द स्लरी इज़ पास्ड ऑन टू द रोटेटरी किल्न फॉर बर्निंग। अब जो हमारा घोल है ना, उसको हम रोटेटरी किल्न के अंदर यानी भट्टी के अंदर डालेंगे उसे जलाने के लिए। अब इससे आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब आपको जो आपकी प्रोसेस है वो सारे ड्राई प्रोसेस की तरह सेम रहेगी। वहाँ पे भी आप छोटे छोटे जो हार्ड स्टोन्स है वहाँ पे भी क्लिंकर्स फॉर्म होंगे। उसको भी हम ठंडा करने के लिए उसको हम कूलर में डालेंगे, क्लिंकर कूलर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम उसकी दोबारा ग्राइंडिंग करवाएंगे जिप्सम के साथ। 3 से 4% होना चाहिए जिप्सम, ताकि वो उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमारा जो आखिर में बनेगा वो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट रहेगा। उसे हम स्टोर करेंगे सिलोस में, जो आपका स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैलकेरियस जिस पे हमने स्टोर किया था, उसे हम स्टोरेज इन सिलोस यहाँ पे वही सेम रहेगा। उसके बाद हम उसे डिस्पैच कर देंगे, मतलब उसको हम फिर होलसेलर या फिर रिटेलर जहाँ भी आपका सीमेंट जाता है वहाँ उनसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब इसके एडवांटेजेस कुछ हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारे एडवांटेज है वेट प्रोसेस के, वेट प्रोसेस इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग, दिस प्रोसेस इज़ इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। ये प्रोसेस जो है हमारे ना ड्राई प्रोसेस के कंपैरिजन में ये हमारे इकोनॉमिकल रहेगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये एनर्जी का कंजप्शन इसमें ज़्यादा तो होगा लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी। सीमेंट प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। जो आपका सीमेंट रहेगा ना वो आपका जो रहेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का इससे बने। जो हमारा सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट रिएक्ट केमिकली विद वाटर एंड फॉर्म वेरियस कॉम्प्लिकेटेड केमिकल कंपाउंड्स। जो आपका वाटर है ना उसके और वो सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके सीमेंट के अंदर जो भी कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और कुछ ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओपीसी अचीव्स अबाउट 70% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन 28 डेज एंड अबाउट 90% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इन 1 ईयर। अब ये क्वेश्चन आपका 3rd सेमेस्टर का ये चैप्टर है, लेकिन हमसे 4th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा गया था कि जो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में सीमेंट ही होता है, तो हमसे पूछा गया था कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कब मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपीसी जो हमारा 70% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है 28 दिन के अंदर, एंड 90% जो उसकी क्षमता होती है ना फाइनल स्ट्रेंथ, वो 1 साल के अंदर वो पूरी अचीव कर लेता है। अब आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं ना जो आपका सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट के टाइम पे जो आपका ये कंपाउंड्स बनते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिखे हुए हैं, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज बॉक्स कंपाउंड। जो आपका सीमेंट का जो सेटिंग एक्शन होता है ना वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, वो सारे कंपाउंड्स यही है। आप इनका सिर्फ नाम देख लीजिए, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके 4th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड चौथा आपका आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सीमेंट हाइड्रेशन। सीमेंट हाइड्रेशन मतलब क्या है? हाइड्रेशन मतलब कहीं ना कहीं पानी का इससे संबंध होगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जो हमारा पानी और सीमेंट के बीच जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और इसी जो हमारी केमिकल प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सीमेंट हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेक्चर लंबा हो चुका है, बट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ईजिली वर्केबल। इस सीमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो तो यही है कि इससे बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो काम होता है। इट ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। सीमेंट जो हमारा जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है सीमेंट से तो हमारा होता है ना नमी का, ये उसका विरोध करता है। इट अपोजेस अ गुड प्लास्टिसिटी एंड चौथा पॉइंट, इट इज़ एन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटीरियल। वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, आप देखिए कि आपके बहुत टाइप होते हैं सीमेंट के, जिनके मैंने आपको नाम लिखे हुए हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट।
इनका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, सीमेंट का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। वहाँ मैं आपको इन सारे सीमेंट के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार कोई पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट। एडमिक्सचर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। सम मटेरियल्स आर एडेड इन सीमेंट मोटार और सीमेंट कॉन्क्रीट टू इम्प्रूव अपॉन द क्वालिटी ऑफ मोटार और सीमेंट। दिस मटेरियल आर कॉल्ड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर एक ऐसा कंपाउंड है ना जो हम सीमेंट मोटार में डालते हैं या तो सीमेंट कॉन्क्रीट में डालते हैं, ताकि जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। सीमेंट मोटार या फिर कंक्रीट दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो उसके अंदर आपको समझा दूंगा कि कंक्रीट जो होता है उसके अंदर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर होता है, और जो हमारा मोटार होता है उसके अंदर सिर्फ क्या बोलते हैं आपके सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होते हैं। उसके अंदर फाइन, कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस एडोमिक्सचर सर्व द फॉलोइंग पर्पस। जो आपका एडोमिक्सचर है उसके कुछ कुछ पर्पस हैं, ये आप देख लीजिए। इसका भी एडोमिक्सचर नाम से ना आपका जो हमारा पहला पॉइंट है टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब कितनी आसानी से आप किसी मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। सेकंड पॉइंट है टू एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग ऑफ मोटार और कंक्रीट। ये हमारा एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट मतलब बढ़ा देता है सेटिंग टाइम को, और सीमेंट की या फिर कंक्रीट की मजबूती बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। टू रिटार्ड द सेटिंग ऑफ एक्शन ऑफ मोटार और कंक्रीट। जो आपका सेटिंग एक्शन है ना, कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम जो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर जो आपका होता है ना वो जल्दी सेट नहीं होता है, तो हम इसमें रिटार्डर एक कंपाउंड होता है एडमिक्सचर में, रिटार्डर, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आपका कंक्रीट या फिर जो आपका सीमेंट मोटार है वो बहुत जल्दी सेट हो जाए। तो एडमिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेटिंग एक्शन को बहुत ज़्यादा ये कम कर देता है। मतलब उसका सेटिंग एक्शन अगर मान लीजिए ओपी से 30 मिनट के अंदर सेट होना है, तो अगर हमने उसके अंदर रिटार्डर एक एडमिक्सचर यानी डाल दिया तो वो हो सकता है कि वो 10-15 मिनट से भी कम टाइम में वो सेट हो जाए। टू रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन इफेक्ट ऑफ कंक्रीट। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ब्लीडिंग मतलब सीमेंट मिक्सचर है ना, उससे जब सीमेंट पेस्ट बाहर आता है तो वो आपका ब्लीडिंग कहलाता है। और सेग्रीगेशन आपका होता है जब आपका जो मिक्सचर होता है ना वो ढंग से उसका जो मिक्सिंग होती है वो नहीं होती है, तो उस केस में आपका सेग्रीगेशन होता है। तो इन सब को भी जो हमारा एडमिक्सचर है वो प्रिवेंट करता है। अब हमारा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको बता देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज सीमेंट की क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फटाफट दिखते हैं इसको। इट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है ना सीमेंट की, जो देखने में क्या क्या फिजिकली है उसकी प्रॉपर्टी, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए जब हम उसे उंगली में रफ करेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी आपको खुरदरापन या फिर कुछ लग रहा है कि ये सीमेंट रफ है, तो हो सकता है कि उसके अंदर मिलावट हो। एडल्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हो सकता है उसके अंदर मिलावट हो। इफ़ हैंड इज इंसर्टेड इन दिस बैग इट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म। अगर हम सीमेंट बैग जो आपका होता है ना, अगर हम उसके अंदर अपना हाथ डालेंगे ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, वो गर्म फील नहीं होना चाहिए। इफ़ सम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट इट शुड फ्लोट। अगर आपको देखना है कि आपका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, तो आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं कि किसी बाल्टी में आप सीमेंट को अगर डालेंगे ना तो वो तैरना चाहिए। अगर वो नीचे डूब जाता है यानी सिंक हो जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट आपका नहीं रहेगा। अब मैं आपको कंपैरिजन ऑफ सीमेंट एंड लाइम, वैसे तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं आपको टाइम कम है तो मैं आपको सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाता हूँ। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। इससे बैक पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना था, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। आपके जो जो भी टेस्ट होगा ना सीमेंट का, वो फील्ड में क्या क्या आप टेस्ट करेंगे वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आपका पहला जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, कलर। जो आपका कलर होना चाहिए ना, द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस लाइम और क्ले एंड डिग्री ऑफ बर्निंग। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस लाइम और क्ले एंड डिग्री ऑफ बर्निंग। जो आपका कलर होता है ना सीमेंट में, वो दर्शाता है कि उसके अंदर सीमेंट उसके अंदर लाइम और क्ले एक्सेस में तो नहीं है, मतलब ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, और डिग्री ऑफ बर्निंग की कितनी डिग्री पे वो बर्न हुआ होगा इसके बारे में वो इंडिकेशन देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इससे पहले जस्ट पढ़ाया है। थर्ड पॉइंट है वो हमारा प्रेजेंट ऑफ लम्ब्स। अगर कोई लंप उसके अंदर बना हुआ है, लंप मतलब एक गुच्छा टाइप का आप कह सकते हैं कि जैसे सीमेंट के अंदर ना अगर पार्टिकल्स आप मॉइस्चर की वजह से बाइंड हो चुके हैं आप आपस में, तो उसे हम एक टाइप से लंप कहें, उसको हम लंप कहेंगे, या फिर उसे आप गुच्छा भी कह सकते हैं अपनी हिंदी में। सीमेंट बैग शुड बी पाउडर्ड
बाय प्रेसिंग बिटवीन द थंब एंड फिंगर। अगर सीमेंट के बैग के अंदर कोई भी लंप आपको मिलता है तो आप उसको प्रेस करेंगे। अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है तो मतलब जो आपका सीमेंट बैग है या फिर जो आपका सीमेंट है वो पूरा ख़राब हो चुका है हवा की वजह से, क्योंकि उसके अंदर हवा में मॉइस्चर होता है। तो जो आपका सीमेंट है वो मॉइस्चर के कारण आपका जो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो आपका जो सीमेंट रहेगा ना वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही था इस सीमेंट के चैप्टर में पूरा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आपका ओपीसी रहेगा ना, इसके बारे में ओपीसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, और आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, मैशनरी सीमेंट, इसमें बहुत से टाइप्स हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, अपना रिवीजन करें एंड स्टे ट्यून्ड।